तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है GERD। ठीक है, मीन्स गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ओके, हम ऐसे भी इसका आइडिया लगा सकते हैं, जैसे G मीन्स स्टमक एंड E मीन्स इसोफेगस। तो मतलब स्टमक और इसोफेगस में प्रॉब्लम हो रही है, इसकी फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आती है डेफिनेशन में, जैसे कि बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। ठीक है, हम इसको बैकफ्लो भी बोल सकते हैं या रीगर्जिटेशन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, रीगर्जिटेशन हो रही है किसकी, जो गैस्ट्रिक कंटेंट की है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट इनटू इसोफेगस ड्यू टू इनकम्पिटेंट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लोअर इसोफेगस या फिर कार्डिक स्पिंचर। ठीक है, मीन्स बैकफ्लो हो रहा है, जो भी स्टमक का कंटेंट है वो बैकफ्लो हो रहा है किसके थ्रू इसोफेगस। ठीक है, या फिर उसमें इनकम्पिटेंट का मतलब होता है कि नॉट प्रॉपर वर्क। ठीक है, या रिलैक्सेशन मतलब जो लोअर इसोफेजियल है हमारा, ठीक है, या कार्डिक स्पिंचर है वो इनकम्पिटेंट हो गया या रिलैक्सेशन हो गया, जिसकी वजह से जो स्टमक का कंटेंट है वो बाहर को आ रहा है। ठीक है, बैकफ्लो हो रहा है। ओके, जैसे इसमें ड्रॉ किया हुआ स्ट्रक्चर, ये नॉर्मल स्टमक का स्ट्रक्चर है। ओके, इसोफेजियल स्टमक जिसमें हम फंडस बॉडी पार्ट हो सकता है इसका। ठीक है, एंड लोअर जो इसोफेजियल स्पिंचर है वो ये है। ठीक है, अब इसमें जो GERD में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इसोफेजियस है हमारा, इसोफेजियल स्पिंचर है, ठीक है, या कार्डियक स्पिंचर है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वो रिलैक्स हो गया है या इनकम्पिटेंट हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्टमक का कंटेंट है वो बैकफ्लो हो रहा है इसोफेगस के थ्रू। ठीक है, या रीगर्जिटेशन हो रही है जो भी स्टमक का कंटेंट है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ऐसे जो कॉज होगा पेशेंट को हार्टबर्न कॉज होगा। ओके, अब नेक्स्ट इसके कॉजेज़ आते हैं। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ रहता है, ठीक है, अगर बच्चों में GERD हो रहा है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉजेज़ रहता है कि न्यूरोमस्कुलर डिसप्रोपोर्शन। ठीक है, डिसप्रोपोर्शन इसका मतलब कि जो स्पिंचर है हमारे जो न्यूरोमस्कुलर है, ठीक है, उसमें डिले आ रही है। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम में डिले आ रही है, वो प्रॉपर मैच्योर नहीं है, तो उसकी वजह से स्पिंचर है वो या फिर प्रॉपर बना नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी भी मोस्ट कॉमन कॉज रहता है वो। ठीक है, इसमें हमारे पास पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल 2 टाइप के जो कॉजेज़ आ जाते हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल में तो हमने पढ़ लिया कि इन जो नर्वस सिस्टम है हमारा, ठीक है, उसमें डिले आ रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाद में मतलब बाय बर्थ पहले से उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा मैच्योर होता है, उसका नर्वस सिस्टम मैच्योर होगा, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो 1 ईयर में अपने आप जो कार्डिक स्पिंचर है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अपने आप ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पैथोलॉजिकल। ठीक है, पैथोलॉजिकल में हमारे आगे की प्रॉब्लम इन कार्डिक स्पिंचर, कोई कार्डिक स्पिंचर में प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, इमेच्योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इमेच्योर है वो। ठीक है, या इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो भी एक पैथोलॉजिकल कॉजेज़ है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला कि हाइटल हर्निया। ठीक है, मोस्ट कॉमनली सीन जो होता है हाइटल हर्निया एडल्ट में सीन होता है, बट इन्होंने बोला अगर बेबी को हाइटल हर्निया भी तो हो रहा है तो उसकी वजह से भी GERD की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हाइटल हर्निया में क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ स्टमक हर्निएटेड थ्रू द डायफ्राम। ठीक है, कोई पार्ट है स्टमक का वो हर्निएटेड जो ओपनिंग है उससे वो डायफ्राम में जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये डायफ्राम है। ठीक है, यहाँ पे हर्निएटिंग जो ओपनिंग है वो हुई है, हर्निएटिंग ओपनिंग। ठीक है, तो जो स्टमक है, स्टमक का पार्ट, ठीक है, स्टमक का पार्ट हर्निएटेड जो ओपनिंग है उससे निकल के हमारे इसोफेगस में जा रहा है। ठीक है, क्रॉस करके डायफ्रामेटिक को। ठीक है, तो वो हाइटल हर्निया होता है। ठीक है, और स्टमक इज सम पार्ट इज हर्निएटेड इन द थोरैसिक कैविटी हर्निएटेड ओपनिंग। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला साइटस हो सकता है। ठीक है, कि जो एब्डोमेन में फ्लूइड एकैमुलेट हो गया। ठीक है, या जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज़ है, तो ये सब इसके पैथोलॉजिकल कॉजेज़ हैं और फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ हैं GERD के। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं साइनस सिम्टम। ठीक है, तो क्या क्या साइनस सिम्टम रहते हैं GERD के, रिकरेंट रिगर्जिटेशन। ठीक है, मतलब रिगर्जिटेशन मतलब ब्लैक फ्लो। ठीक है, जो भी स्टमक का कंटेंट है, वेट लॉस होगा, पुअर वेट गेन होगा। ठीक है, चाइल्ड का ग्रोथ रिटार्डेड होगी। ठीक है, मतलब प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी बेबी की। और हिमेटोमेसिस, ठीक है, मीन्स ब्लड इन वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के थ्रू ब्लड आएगा उसको। ठीक है, अब इसमें हम
हमने पढ़ा कि हिमेटोमेसिस ज़रूरत तो कैसे, मतलब जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर को आ रहा है इसोफेगस से, ठीक है। तो जो मतलब इसोफेगस, अब गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहा है तो उसमें एसिड भी तो साथ में आएगा, ठीक है। तो उसकी जो लेयर है उसमें इरोजन होगा, मतलब घिसाव होगा, तो उसकी वजह से जो हमारे ब्लड की स्मॉल कैपिलरीज होती हैं वो रप्चर होती है, और उसकी वजह से बच्चे को जब भी रिगर्जिटेशन आती है, वॉमिटिंग आती है, तो उसके साथ ब्लड भी इंक्लूड होता है, जिसे हम हिमेटोमेसिस बोलते हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला कि ऑर्डिनोफेजिया एंड डिस्फेजिया। अब ऑर्डिनोफेजिया होता है पेनफुल स्वेलोइंग होगी, ठीक है, बच्चे को पेनफुल स्वेलोइंग होगी, ठीक है, क्योंकि उसका सारा कंटेंट बाहर को आ रहा है, उसको हिमेटोमेसिस हो रहा है, तो उसकी वजह से उसको जो भी इनगल्फ करने में उसको पेनफुल होगी, जो भी वो फीड इनगल्फ करेगा, ठीक है। एंड डिस्फेजिया, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, और डिफ़िकल्टी भी होगी उसको कोई भी फूड जब उसने इनगल्फ करना है, ओके। फ्रेंड इसकी नॉर्मल नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जीआरडी की, एस्पायरेशन निमोनिया, ठीक है। एस्पायरेशन निमोनिया इसकी कॉम्प्लिकेशन रहती है कैसे कि बच्चा का जो उसको रिगर्जिटेशन हो रही है, ठीक है, रिगर्जिटेशन हो रही है, तो उससे क्या हो सकता है बच्चे को वो लंग्स में वो हमारा जो रिगर्जिटेशन का जो कंटेंट आ रहा है वो जा सकता है, उससे वजह से बेबी क्या कर सकता है, उसको फीडिंग को एस्पायरेशन कर सकते हैं, और उसकी वजह से उसको कॉम्प्लिकेशन रह सकती है एस्पायरेशन निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हम एंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन तो हम करते ही हैं, उसके बाद हम एंडोस्कोपिंग करेंगे। एंडोस्कोपिंग में हमें जो कार्डिक स्पिंचर है वो वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, रिलैक्सेशन हो गया, अदर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो वो हमें एंडोस्कोपी के थ्रू सीन होगा, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे, ठीक है। और इसोफेजियल पीएच असेस करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं हम जो भी जो गैस्ट्रिक जो कंटेंट है उसका बाहर को आ रहा है, ठीक है, रिगर्जिटेशन हो रही है, तो उसमें क्या करेंगे हम पीएच चेक करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो एसिडिक कंटेंट प्रेजेंट है वहाँ पे, अगर एसिडिक कंटेंट प्रेजेंट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि स्टमक का कंटेंट आ रहा है, ओके। अब नेक्स्ट है इसके मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास आता है पोजीशन, ठीक है। पोजीशन बहुत यहाँ पे मैटर करती है, ओके। अब बिफोर एज ऑफ 1 ईयर, अगर 1 साल से छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम सुपाइन और प्रोन पोजीशन देते हैं। अब सुपाइन पोजीशन हम उसको देंगे तो सुपाइन पोजीशन हम उसे स्लीप के दौरान देंगे, ठीक है, जब बच्चा सोया होगा, ठीक है, तब हम उसको सुपाइन पोजीशन देंगे, किसके लिए, टू प्रिवेंट सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ठीक है। और नेक्स्ट हमने बोला था कि प्रोन पोजीशन देनी है जब बच्चा अवेक होगा, ठीक है, तो हम उसको प्रोन पोजीशन देंगे टू प्रिवेंट द एस्पायरेशन, ताकि जो फीडिंग कंटेंट है बच्चा एस्पायरेशन ना कर सके, ठीक है, इसलिए तो हमने उसको प्रोन पोजीशन देनी है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आफ्टर एज ऑफ 1 ईयर, जब 1 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उसमें हम देते हैं पोजीशन लेफ्ट लेटरल विथ हेड एलिवेटेड, ठीक है, हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे और हेड को हमने थोड़ा सा एलिवेट रखना है, ओके, ताकि जो भी उसका कंटेंट है वो एस्पायरेशन ना कर पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रेस्ट फीडिंग हमने बेबी को देनी है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या करेंगे हम, अब उसको न्यूट्रिशन भी तो देना है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि उसका सारा कंटेंट बाहर को आ रहा है तो उसका वेट गेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो रही है, तो इसलिए हमने उसको ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी है। तो वो कैसे प्रोवाइड करनी है, एक्सप्रेस द ब्रेस्ट मिल्क इन द कंटेनर, ठीक है, इन अ कंटेनर, कोई भी कंटेनर में हमने उसको एक्सप्रेस कर लेना है ब्रेस्ट मिल्क को, और हमने उसको फीडिंग करानी है बाय बॉटल, या हम उसको स्पून जो कटोरी होती है उससे फीडिंग करवा सकते हैं, ड्रॉपर से, ठीक है, या बॉटल से हमने उसको फीडिंग प्रोवाइड करनी है बच्चे को, ओके फ्रेंड्स। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि हमने उसको फीडिंग प्रोवाइड कर दी, तो उसके बाद क्या करना है, हमने क्या करना है, बर्पिंग द बेबी ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग, ठीक है, हमने उसको बर्पिंग करना है, रबिंग करना है उसके बैक को, ठीक है, किसके लिए कि ताकि उसका जो कंटेंट है वो दोबारा से उसका बाहर ना आ जाए, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, लेस एक्टिविटी जस्ट आफ्टर फीडिंग, हमने क्या करना है, उसको फीडिंग करवा दी है तो उसके बाद हमने बच्चे को लेस एक्टिविटी करवानी है, ठीक है, वो इसलिए ताकि जो उसका रिगर्जिटेशन ना हो सके उसके, ठीक है, फीडिंग जो भी स्टमक का कंटेंट है उसकी रिगर्जिटेशन ना हो सके। फिर आफ्टर नेक्स्ट ये बताना है कि अवॉइड द फीडिंग 2 आवर्स बिफोर बेड टाइम, ठीक है, हमने क्या करना है, जब बच्चा स्लीपिंग पे जाएगा तो उससे 2 घंटे पहले हमने उसको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है, मतलब हमने सोने से 2 घंटे पहले उसको कोई फीडिंग नहीं प्रोवाइड करनी है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट इसकी एक ही होती है, उसको हम फंडोप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम नेल्सन ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेल्सन ऑपरेशन या फंडोप्लिकेशन, इसमें क्या करते हैं हम जो फंडस पार्ट है उसको टाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो रिगर्जिटेशन ना हो सके, तो इसलिए हम इसको फंडस का जो पार्ट है उसको टाई कर देते हैं, जिसे हम फंडोप्लिकेशन और नेल्सन ऑपरेशन हम बोलते हैं।
सो थैंक यू फ्रेंड्स, एक छोटा सा टॉपिक था हमारा इसका GERD का, ठीक है, पीडियाट्रिक का। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको और छोटे छोटे ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए टॉपिक की या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।